अच्छा चलिए तो ठीक तो प्रवासी मजदूरों का जो संकट और सरकार पर बात करना है तो उसमें हम जो देख पा रहे हैं कि करोड़ों प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रांतों में अपने रोजी रोटी के तलाश में गए हुए हैं और इस समय कोरोना और इसके नाम पर पूरा का पूरा तमाम सरकारों का जो मजदूरों के प्रति जो नीति है उसका पर्दाफाश हो गया। कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि कितने मजदूर प्रवासी हैं, कहाँ के हैं, किस रिहायशी इलाके में उनकी व्यवस्था है, उनका खाने पीने से लेकर और तमाम सवाल देखो का खाने पीने के लेकर तमाम सवाल, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसी का परिणाम हुआ जब लॉकडाउन बिना कोई प्लानिंग व्यवस्था में जब अचानक प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन की घोषणा करते हैं तो पूरा का पूरा मामला जो है, मज़दूरों के पास कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं और मज़दूरों में ये उम्मीद थी कि 3 मई को कहा गया था कि लॉकडाउन का लास्ट डेट है, उसके बाद खुल सकता है। लेकिन 3 मई के बाद भी जब फिर बढ़ा दिया गया तो मज़दूरों का सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि वो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ काम मिल नहीं रहा था और उनके खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, उनके रहने की व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, जिनके किराए के मकान में वो रह रहे थे वो उनको सहयोग नहीं दे रहे थे। तो इस स्थिति में पूरा का पूरा मजदूर उनके सामने दिक्कत हो गई और सरकारों के पास कोई प्लानिंग नहीं था कि ये अगर काम नहीं हो रहा है और इस तरह के रहने की जो व्यवस्था है, लॉकडाउन में जो दूरी बना के रहने की व्यवस्था है, एक एक कमरे में इतने भारी मजदूर कैसे रह सकते हैं, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न ट्रीटमेंट की व्यवस्था। तो मज़दूरों में काफ़ी घबराहट हो गया और मज़दूर अपने घर के लिए जाने के लिए बेचैन हो गए, क्योंकि मज़दूर को ये लोग समझ रहे थे कि कुछ खाना वाना थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा, उतने से काम चल जाएगा। ये नहीं समझ रहे थे कि पूरा मज़दूरों का जो मनोविज्ञान है इसको समझने में ही असफल रहे। इनको ये समझ में नहीं आया कि मज़दूर को भोजन भी चाहिए, मज़दूर परिवार से जुड़ा हुआ है, मज़दूर अकेले यहाँ देर तक नहीं रह सकते हैं जहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मज़दूरों में सब्र का बांध टूट गया और मज़दूर पलायन की स्थिति में चले गए। और जब देखे लोग कि मज़दूर जा भी रहे हैं तो उनके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं। इतना ताम झाम, इतनी व्यवस्था बना दिए कि मज़दूर वहाँ जाना है, उसके बाद ट्रेन आपको मिलेगा, उसको लगा कि इतना ये कठिन काम है, हम लोगों से हो नहीं सकता। हाईवे में आप चढ़ने नहीं दे रहे थे, पुलिस पीट कर दुरुस्त कर रही थी, तो मजदूर पगडंडी से, रेल पटरियों से गुजर रहे थे। और ये दिल्ली सरकार हो चाहे तमाम जो राज्य सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र की राज्य सरकारें हों, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें हों, चाहे जो भी राज्य सरकारें हों, ये इतना संवेदनहीन स्थिति में पड़े रहे। ये चिंता का विषय नहीं रहा कि ये मजदूर छोटे छोटे बच्चों को लेकर साइकिल में जा रहे हैं, लॉरी में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं चल रही है, वो कैसे जा सकते। परिणाम स्वरूप इन सरकारों के नीति और नियत में गड़बड़ी होने के नाते सैकड़ों मजदूर मर गए। तमाम साइकिल से चलते हुए दम तोड़ दिए। ये बिस्कुट खा के, बिना खा के 24 घंटा के बाद इनको भोजन मिल रहा है, वो कैसे शरीर में ताकत होगा। इसलिए हम समझते हैं ये आज के दौर में ये प्रवासी मजदूर जो हैं, वो जो भागकर गांव पर आए भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है कि कहा है, प्रचार किया जा रहा था। मैं तमाम टीवी चैनल देख रहा हूं और उसमें भी जो पत्रकार हैं उनको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता है। मैं एनडीटीवी चैनल का पत्रकार का कमाल खान का उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट में देख रहा था, उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि मजदूर
क्वारंटाइन किया जा रहा है 14 दिन। उसके बाद उनको कुछ सामान देकर उनके घर रवाना किया जा रहा है। मेरे गांव में ये तमाम आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से मजदूर आए और मैं सुबह गया उन लोगों से मिलने। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिला में रेत में काम करने वाले मजदूर थे। उन तमाम मजदूरों के यहाँ मैं गया और हमने कहा कि भाई क्या है। कहा कि स्थिति इतनी खराब थी। माने मेरे ही गांव के मुन्ना प्रसाद हैं, राम प्रेम प्रसाद हैं, रमेश प्रसाद हैं, कमलेश कुमार हैं, मुन्ना कुमार हैं। तमाम मजदूरों से मैं पूछा, ये बिन मल्लाह बिरादरी के लोग हैं, ये स्वतः क्वारंटाइन किए हुए हैं, गांव से बाहर गए हुए हैं कि गांव से हमसे भेंट न हो, जबकि और सारे मजदूर घर में आ गए हैं। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इनको क्वारंटाइन किया जाए, 14 दिन तक इनकी देखभाल किया जाए, इनका मेडिकल चेकअप हो और उसके बाद गांव भेजा जाए। तो हम समझते हैं ये जो करोड़ों मजदूर हैं, ये जो दूसरे प्रदेशों में है, उनका न कोई रजिस्ट्रेशन है, न उनकी रहने की व्यवस्था है, न उनके पास राशन कार्ड है। इसलिए भयानक कठिनाई में, मजबूरी में वो मजदूरी करते रहे हैं और लॉकडाउन हो जाने से तमाम सरकारों का चेहरा का पर्दाफाश हो गया। इसलिए हम समझते हैं, जो बार बार बात आ रही है, अभिजीत बनर्जी जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सरकार अगर भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं तो सरकार को 60% लोगों को हाथ में पैसा दे देना चाहिए। और जो हम भी मांग कर रहे हैं, खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ये राष्ट्रीय स्तर पर मांग कर रहा है कि लॉकडाउन में 10,000 रुपया कम से कम लॉकडाउन भत्ता ये प्रवासी मजदूरों को मिलना चाहिए। और गोदामों में अनाज भरा हुआ है, गेहूं चावल सड़ रहा है, आप उसको गरीबों तक नहीं पहुंचा सकते। और बार बार हम मांग कर रहे हैं कि 3 महीने का राशन उनको दे दिया जाए मुफ्त और 10,000 रुपया लॉकडाउन में दे दिया जाए। ये तमाम बार बार कह रहे हैं और ऐसे समय पर हम भी बात, समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम समझते हैं ये जो भूमिहीन मजदूर हैं, ज़्यादातर ये भूमिहीन मजदूर हैं और कुछ गरीब किसान के बेटा हैं, रोजी रोटी के तलाश में हैं। ये गुजरात गए हैं, केरल गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, ये तमाम जगहों पर गए हुए हैं। कोई उत्तर प्रदेश में केरल का मजदूर नहीं आया है, महाराष्ट्र का मजदूर नहीं है, गुजरात का मजदूर नहीं है। इसका मतलब अब ये सवाल बनेगा, प्रवासी मजदूर हिम्मत कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि नए नए मूवमेंट भी उभर रहे हैं। कहीं कोई डोमिसाइल मूवमेंट चला रहा है कि भाई आसाम के लोग हैं तो आसाम के लोग रहेंगे, बाहरी लोग क्यों हैं। लगातार हादसा हो रहा है। महाराष्ट्र में कभी सवाल उठ जाता है कि बिहार यूपी के लोग जाओ यहाँ से। इसलिए हम समझते हैं कि प्रवासी मजदूरों के एडजस्टमेंट के सवाल है। तब ये लैंड रिफॉर्म्स ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन बंजर है, सीलिंग है, बेनामी है, परती है। उन जमीनों को भी आपको लैंडलेस में आपको बांटना पड़ेगा। वो भी एक रोजगार का साधन देगा। उसके पास भी कुछ जमीन होना चाहिए। लाखों एकड़ जमीन तमाम जिलों में लाखों एकड़ जमीन मौजूद है, उस पर दबंगों का कब्जा है। और सरकार अगर चाहती है कि सच में प्रवासी मजदूरों के लिए बात हो तो मनरेगा मजदूर उनके लिए काम मिलना चाहिए। और हम बार बार खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा मांग कर रहा है कि आज की परिस्थिति में केवल 202 रुपया नहीं, 500 रुपया से कम नहीं और 200 दिन काम की गारंटी होना चाहिए। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो विभिन्न प्रांतों से आए हैं, वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ भूखमरी है। उनको भी आपको रोजगार देना होगा और उनको कम से कम मनरेगा मजदूर के बतौर उनका जॉब कार्ड बनाना और मजदूरी बढ़ाना। तब जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं
कि भाई लोगों के हाथ में पैसा दे दीजिए, आप दीजिए 10,000 लॉकडाउन भत्ता दीजिए, उनको काम दीजिए। और जितने इंडस्ट्री हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, तो जितने इंडस्ट्री हैं जो बंद है उसको तत्काल खोला जाना चाहिए। आपको खोलना होगा। मरने के बाद केवल मजदूरों के लिए पॉलिसी बनेगा, जिंदा रहते पॉलिसी नहीं बनेगा। महाराष्ट्र में वो रेल के पटरी पर मजदूर चलते हुए थक गए और 16 मजदूर जब मर गए तब आप 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं। हवाई जहाज से उनके गांव जाएंगे, उससे कम पैसे में वो मजदूर अपने घर जा सकते थे। मरने के बाद मजदूरों पर बात कर रहे हैं आप। मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और हम समझते हैं तो अब इंडस्ट्री खोला जाना चाहिए, उनके लिए नए नए स्कीम बनाना चाहिए। जो मशीनीकरण गांव में चला आया है, जैसे जेसीबी से काम हो रहा है, जिस गांव में जॉब कार्ड के मजदूर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिस गांव में जिस क्षेत्र में लोग मजदूर काम करना चाहते हैं, वहां जेसीबी मशीन क्यों चलेगा? वहां 20 दिन मजदूरों को काम मिलता है, एक दिन में जेसीबी मशीन माटी गिरा के चला जाएगा। तो इंडस्ट्री खोलना होगा, लैंड रिफॉर्म्स करना होगा, लॉकडाउन में गुजारा भत्ता देना होगा, तब जाकर हम समझते हैं प्रवासी मजदूर जिंदा रह पाएंगे। तब हम समझते हैं कि ये जो सवाल है, ये प्रवासी मजदूरों का जो सवाल खड़ा हो गया है, इस सवाल पर ये सरकार का पूरा चेहरा साफ हो गया। ये कोविड-19 में इसमें भी इसका चेहरा साफ हो गया। केवल केरल एकमात्र प्रांत है पूरे देश में जो 20,000 करोड़ रुपया पहले ही खर्च कर दिया। 2,000 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों के लिए दे दिया। वहां पर 14 जिला है और 14 जिला के लिए 2,000 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों को दे दिया गया। और इतने बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में 611 करोड़ रुपया योगी जी ऐलान करते हैं। एकदम से नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर कुछ नहीं है। गांव में अगर कोई आ गया है तो उसका कोई न जांच है न चेकअप है। गांव के लोग दहशत में हैं। बार बार कंट्रोल रूम से बात किया जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। रोडवेज से लोग आए हैं, ट्रेन से लोग आए हैं, पैदल भी आए हैं, चेकअप हुआ है, लेकिन उनके लिए कोई क्वारंटाइन व्यवस्था नहीं है, कोई उनके लिए रुपये की व्यवस्था नहीं है। ये केवल हवाई बात है। तब हम समझते हैं जो ये लैंडलेस मजदूर हैं, ये गांव के मजदूर हो चाहे प्रवासी मजदूर है, इसमें तमाम राज्य सरकार से लेकर दिल्ली की सरकार आज ये आपके प्रधानमंत्री जब भी बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से बातचीत किए, कहीं भी ये उनका चिंता का विषय नहीं बना कि बड़ा कष्ट की बात है, रेल ट्रैक पर लोग मरे हैं, लोग भूखों मरे हैं। प्रधानमंत्री क्योंकि ये एजेंडा नहीं है, ये प्रवासी मजदूर इनके एजेंडा में नहीं है, इनके एजेंडा में पूंजीपति है। ये ट्रेन चल रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको पहुंचाना है उनके घरों तक, लेकिन आप एसी ट्रेन चला रहे हैं, राजधानी का किराया ले रहे हैं, उसमें फिजिकल डिस्टेंस का नियम खत्म है, मिडिल बर्थ है। हम समझते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, दिल्ली की सरकार है और तमाम राज्य सरकारें एक्सेप्ट करेला, कोई प्लानिंग नहीं है, और जिसके वजह से ये मजदूर भूखों मरने के लिए बाध्य हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये, उसके बाद गर्भवती महिलाएं चल रही है। आप सरकार चला रहे हैं, आप केवल पूंजीपतियों को चिंता है कि उनका कैसे डेवलपमेंट हो, और इसी बीच एक तरफ लॉकडाउन है, आप कह रहे हैं कि सारे भारतवासी एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़े, और इसी समय आप श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। काहे बदलाव कर रहे हैं? बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष के बाद शिकागो में लोग शहीद हुए। 8 घंटा काम की बात हुई कि 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा परिवार में रहेंगे, 8 घंटा रेस्ट लेंगे, मनोरंजन करेंगे, कि 12 घंटा काम होगा। इसी लॉकडाउन हुआ है। मतलब आपके पास उत्तर प्रदेश की सरकार हो
पंजाब सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया स्किल लेवल के लिए और पता चला कि उसको वापस ले लिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो पूंजी और सामंतों के इशारे पर जो सरकारें चल रही है, इनके चिंता में लॉकडाउन में भी कैसे बीमारी से काबू पाएं, कैसे 60% से अधिक लोग जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, हम अपने किसान साथियों से कहे कि आज के दौर में ये गेहूं ले जाकर क्रय केंद्र में देना और महीना दिन के बाद पेमेंट, ये गलत है। सरकार को चाहिए कि उसके पास मोबाइल बैन होना चाहिए और किसान जो भी गेहूं बेचना चाहे उसको सरकारी रेट पर ले लिया जाए और उसको नकद दिया जाए, हाथ में पैसा दिया जाए। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं, ये किसी की बात, ये तमाम समस्याओं के बीच, ये WHO ने पहले ही कह दिया था 30 जनवरी को कि बहुत जबरदस्त महामारी है और सरकार अगर सच में संवेदनशील होती तो 30 जनवरी के बाद से सीरियस हो जाती, फरवरी तक सीरियस रहती और कहती कि अगर विभिन्न प्रदेशों में जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी अगर व्यवस्था में कोई दिक्कत है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाता। वो कम से कम अपने परिवार में चले जाते, वो अपना रोटी खा लेते, कुछ बात करते। लेकिन भूखों प्यासे पैदल चल के रेल पटरी पर जो मजदूरों को सोना पड़ा, ये सरकार के गलत नीतियों का ही परिणाम है। और इसलिए है कि सरकार की चिंता इन मजदूरों का नहीं है और ये मजदूरों की संख्या भारी तादाद में है। ये 40 करोड़ से ऊपर ये मजदूर हैं और इनके बारे में सरकारों को कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और तब हम समझते हैं कि अगर सरकार सच में बड़ा दबाव में ट्रेन में आप ले आए, बस में ले आए और उसके बाद छोड़ दिए बलिया। हमारे यहाँ मजदूरों ने कहा कि बलिया छोड़ दिया गया और किसी कोई टेम्पू वम्पू मिला, उसको 100 रुपया देकर 1200 रुपया में बुक करके हम लोग सिकंदरपुर आए। ये स्थिति है, बात कुछ हो रहा है और व्यवहार में कुछ नहीं है। हमने जब दबाव बनाया तब पता चला कि यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर ने कहा कि भाई जितने मजदूर आए हैं उनको हम स्कूल में रखेंगे, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये कोविड-19 में पूंजीवादी दलों की जो सरकारें हैं, उनकी जो नीति है, उसका पर्दाफाश हो गया। और सच में अगर प्रवासी मजदूरों के लिए जो संकट है, उनको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, हमने प्रवासी मजदूरों से बात किया सुबह, हमने कहा कि भाई महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो आप रेती में काम कर रहे थे उसमें कितना मिल जाता था? कह रहे थे कि श्री राम भाई 100 रुपया मिल जाता है। तो हमने कहा कि तब यहाँ आप क्या करेंगे? कहा कि हम लोगों को काम मिलना चाहिए, अगर कम भी मिले, 500 रुपया भी मिले। और अब हिम्मत नहीं कर रहा है कि लॉकडाउन अगर खुलेगा भी तो फिर हम महाराष्ट्र जाएं। लाल कुआं में मजदूर फंसे रहे, वो पैदल चल दिए। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो वाम जनवादी संगठन है, ये जो 12 हैं उत्तर प्रदेश में, करोड़ों मजदूर उत्तर प्रदेश से ये महाराष्ट्र गए हैं, ये केरल गए हैं, ये आंध्रा गए हैं, ये गुजरात गए हैं। लेकिन गुजरात से, केरल से, महाराष्ट्र से लोग नहीं आए हैं यूपी। तब यूपी में अगर आप मजदूरों के लिए बात करना चाहते हैं तो लाखों एकड़ जमीन जो बंजर है, जो बचत है, बेनामी है, जो दबंगों के कब्जे में है, उसको आपको भूमिहीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मनरेगा कानून को ठीक से अभी भी व्यवहार में जो कतई खांची माटी नहीं करते हैं, उनका काम कागज पे चल रहा है। रोजगार सेवक प्रधान और ये आपका वीडियो और ये सब लोग मिलके उसमें कमा रहे हैं। तो मनरेगा कानून को ठीक से लागू किया जाए, जो सच में काम कर रहे हैं उनको काम दिया जाए, उनको उचित मजदूरी दिया जाए। 8 घंटा आप काम करवा रहे हैं, उसमें आप मरम्मत नहीं करना चाहिए। 202 रुपया में 8 घंटा का क्या मतलब है? तो इसलिए हम समझते हैं
कि आज के दौर में गांव के मजदूर से लेकर प्रवासी मजदूरों के रोजगार के जो सवाल है, उसमें मनरेगा मजदूरी कानून को ठीक किया जाना चाहिए। 200 दिन काम और 500 रुपया दाम दिया जाना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। जो इंडस्ट्री बंद है, पूर्वांचल में अगर हम देखते हैं तो बलिया में 2 कारखाना बंद है, मऊ में कारखाना बंद है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बंद है, गाजीपुर में बंद है, कुशीनगर में बंद है। ये जो तमाम कारखाना बंद है, इन कारखानों को खोलना होगा। और जो यहाँ के मजदूर विभिन्न प्रदेशों में जाके धागा मशीनों में काम किए हैं, मेडिसिन में काम किए हैं, वो हमको जांच पड़ताल करके उन तमाम फैक्ट्रीज को उत्तर प्रदेश में भी लॉन्च करना होगा। और वो मजदूर जो सकुशल श्रमिक हो गए हैं, उस हिसाब से उनको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हम समझते हैं कि आज की समय की मांग है। केवल भाषण चल रहा है कोविड-19 के नाम पर कि सारे लोग एकजुट हो, लेकिन आप इसी एकजुटता में श्रम कानून में संशोधन कर रहे हैं। 8 घंटा से 12 घंटा की बात कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन को कह रहे हैं कि इसकी कोई अब मतलब नहीं है। तो ये आप लॉकडाउन के नाम पर ये जो जनता का जो विक्षोभ है, मजदूरों का जो विक्षोभ है, इसको कितना दिन आप रखेंगे? इसलिए हम समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि अगर ये कानून में हम संशोधन कर देंगे, 12 घंटा की काम की बात करेंगे, तो इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा, ये पुलिस राज खत्म हो जाएगा। तो राज किसका कायम होगा? पूंजीपतियों का राज कायम होगा। आप कह रहे हैं कि 50 लेबर अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ट्रेड यूनियन एक्ट की जरूरत नहीं है, कोई कानून की जरूरत नहीं है। जब मन करे तब वो एम्प्लॉयर निकाल सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं, और आज पूरे अगर विश्व के पटल पर देखें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था पूरा का पूरा चरमरा गया है। वियतनाम में कितना कोरोना पॉजिटिव केस है, क्यूबा में कितना है, ये बगल में नेपाल का क्या रिपोर्ट है, भूटान का क्या रिपोर्ट है, वेनेजुएला का क्या रिपोर्ट है। अमेरिका को आप मॉडल कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में करोड़ों रुपया आपने खर्च किया और डोनाल्ड ट्रंप खुदे ध्वस्त हो गया, क्योंकि ये बहस खड़ा कर दिया कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग होम इस व्यवस्था में बंद जैसा पड़ा हुआ है। अगर कुछ भी अगर बीमारी का जांच हो रहा है, अगर आम मरीज का भी देखभाल हो रहा है, तो केवल सरकारी इंस्टीट्यूशन से हो रहा है। तब क्यों न तब ये बहुत सब फिर प्रवासी मजदूरों को कैसे भूख से मिटा और कैसे हम इस जो महामारी के रूप में आ गया है, इसके लिए नेशनल हेल्थ स्कीम को हमको ठीक करना होगा, हमको बजट को ठीक करना होगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमको बजट बढ़ाने की जरूरत है। तो ये हम समझ रहे थे, ये जरूरी हो गया है कि कैसे ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये मैक्सिमम लैंडलेस लोग, अगर इनकी हम व्यवस्था करना चाहते हैं तो इनका भी, अगर ये प्रदेश में जा रहे हैं, अपने देश में अगर प्रदेश में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरे प्रदेश में भी जल्दी अब जाएंगे कि नहीं, ये बहुत आगे का है, लेकिन उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दुनिया भर का रुपया है, प्रधानमंत्री केयर फंड में दुनिया भर के रुपया आया है, लेकिन आप वो रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं, केवल भाषण चल रहा है। आप कोरोना से निपटने के लिए केवल मोमबत्ती जला रहे हैं, आप थाली पिटवा रहे हैं। भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी से और ये मोमबत्ती से और थाली पीटने का क्या मतलब है। तब इसी समय भूख के खिलाफ भात के लिए भी ये हमारा संगठन, खेत मजदूर संगठन भाकपा माले, भूख के खिलाफ भात के लिए भी थाली पीटा। आप जो फर्जी थाली पीट रहे थे, आप जो फर्जी मोमबत्ती जला रहे थे, तो हम जो है महाराष्ट्र में जब रेल के पटरी पर मजदूर चलते चलते थक कर सो गए, मर गए, तो उस समय हमारे साथियों ने भी मोमबत्ती जलाकर उनके प्रति शोक व्यक्त किए हैं। तो हम समझ रहे हैं मित्रों कि ये जो दौर आ गया है, इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का पूरा पर्दाफाश हो गया। ये साफ, ये जो तमाम सरकारें हैं, हिंदू मुस्लिम की बात केवल करते हैं, हर बात में पाकिस्तान से इनको खतरा है,
अरे भारत में जो दबंग हैं, जो सामंत हैं, जो पूंजीपति हैं, ये जो भारत के व्यापक जनता के हित में नहीं काम कर रहे हैं, वो इनको दिखाई नहीं देता है कि ये भारत की जनता के मुख्य दुश्मन है। हर बात में पाकिस्तान से खतरा है। ये राम मंदिर बनाने के लिए बेचैन है। धर्म की भी बात किया जाए तो हम समझते हैं कि सिख धर्म और गुरुद्वारा, इस सवाल पर भी दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, ये गुरुद्वारा में वहाँ प्रवासी मजदूरों को भोजन कराया गया। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई हिंदू धर्म संस्था वाला मंदिर, कोई पुजारी, कोई ट्रस्ट इन प्रवासी मजदूरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था किया हो। यह धर्म के नाम पर जमीन हड़पने का केवल बात है। ये राम मंदिर के नाम पर गरीबों के सवाल को अनदेखा करने की बात है। तब हम समझते हैं कि अगर गरीबों को बचाना है, प्रवासी मजदूरों को बचाना है, देश को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तो तमाम जो वाम जनवादी साथी हैं, इनको गरीबों में, गरीब नौजवानों में इनको जाना होगा, इनको समझाना होगा। कहीं कोई बयान हम नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये तमाम जो सरकारें विभिन्न इश्यूज में चल रहा है, हाँ, जो चल रहा है, ये सब के सब प्रवासी मजदूरों को लाने में 20 किस्म का तितिम्मा, कोई प्लानिंग नहीं। बिहार की जो सरकार है नीतीश जी, वो तो लाने के लिए ही तैयार नहीं। कर्नाटक की जो सरकार है, वो तो कहा कि एकदम वो तो कहा कि भाई ट्रेन कैंसिल करा दिया गया। फिर मजदूरों के दबाव पर कि ना भाई हम लोग काम यह करना नहीं चाहते। आप कितना भी बात करिए, हम लोग घर जाना चाहते हैं, हमको सूखी रोटी मिलेगा, हमको संतोष है, हम परिवार में जाना चाहते हैं, हम यहाँ भी मर रहे हैं, परिवार भी मर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जो वाम जनवादी साथी हैं, इसके अलावा कोई अब विकल्प नहीं है। पूरे देश में जो वाम जनवादी सोच के लोग हैं वही कुछ कर रहे हैं। वो चाहे आप देखेंगे तो वामपंथी सरकार एक वहाँ है आपके केरल में, वहाँ बीमारी पर काबू पा लिया। भूखमरी का सवाल वहाँ नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। वो जान रहा था वो सरकार कि कोई गारंटी नहीं है, ये दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हमको मदद करेगा कि नहीं करेगा। वो शुरू से ही 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 2,000 करोड़ मेडिसिन पर खर्च किया, 2,000 करोड़ मनरेगा पर खर्च किया, 1400 जगह फूड सेंटर बनाया। लेकिन और क्या हो रहा है? और सरकारों को इन गरीबों से, प्रवासी मजदूरों से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक प्रवासी मजदूर का गीत तमाम मोबाइल में वायरल हो गया है। वो जबरदस्त गीत है कि हम घर जाना चाहते हैं, सरकार हमको घर भेज दीजिए। तो अब जरूरी हो गया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, गांव के जो मजदूर हैं, इनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। ये जॉब कार्ड में काम हो रहा है, बहुत मेहनत करने से काम मिल रहा है। फर्जी जॉब कार्ड चल रहा है पूरे प्रदेश में। अगर जांच कर लिया जाए तो जॉब कार्ड में उनका नाम है जो कतई खांची माटी नहीं करते हैं। और तमाम प्रशासन के लोग सामने हैं। बीजेपी की सरकार है, कोई मतलब नहीं। 10 बीघा 5 बीघा के काश्तकार हैं, उनका जॉब कार्ड में नाम चल रहा है। वो फर्जी पेमेंट उठा रहे हैं। वो राशन कार्ड में वो फ्री राशन ले रहे हैं। तब हम समझते हैं कि जरूरी हो गया है कि गांव के जो मजदूर हैं, उनके बीच के जो नौजवान हैं, जो प्रवासी मजदूर आए हैं, ये जरूर जो दूसरे प्रदेश गए हैं, वो जागरूक लोग हैं। और प्रवासी मजदूरों को भी हमको संगठित करना होगा। और गांव के मजदूर और जो बाहर जाकर जो मजदूर घर लौटे हैं, और उनके बल पर ये जो पूंजी और सामंतों के लिए जो सत्ता चल रहा है, इसको हमको उखाड़ फेंकना। और नहीं तो गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए कोई काम नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। जो इंडस्ट्री बंद है उसको खोलना होगा। मनरेगा कानून को ठीक से लागू करना होगा। हेल्थ फैसिलिटीज गरीब के लिए कुछ नहीं है। पूरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर एकदम फेल है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं
कि आप बजट में ज्यादा व्यवस्था करिए स्वास्थ्य पर। ब्लॉक स्तरीय जो हॉस्पिटल है उसमें तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। इतने दिन से लॉकडाउन है, छोटे छोटे देश, हम न्यूजीलैंड को देख रहे थे, 45 लाख आबादी है, 5 लाख लोगों का फिजिकल टेस्ट हो चुका। ये बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि ट्रेस करिए बीमारी को, उसका टेस्टिंग करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। आप लॉकडाउन कर दिए हैं, कोई टेस्टिंग नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवा की बात नहीं। और यहां तो की स्थिति है कि मर जाने के बाद पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वो मरीज कोरोना पॉजिटिव का था। ये संवेदनहीनता चल रहा है। इसलिए जो प्रवासी मजदूर हैं, ये ज्यादातर भूमिहीन परिवार से आए हुए लोग हैं, इनको जमीन भी चाहिए। आप आवास की बात कर रहे हैं, आवास बनाएगा कहां वो? उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई जमीन नहीं है। और मजदूरी भी बढ़ाना होगा। 8 घंटा काम करा रहे हैं और 202 रुपया मजदूरी, इसका क्या मतलब है? अधिक से अधिक आप रोजगार सृजन करिए। है हर गांव सभा में बिजली है, हर गांव सभा में स्वास्थ्य केंद्र आपको बनाना चाहिए, हर गांव सभा में शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, हर गांव सभा में छोटे छोटे रोजगार भी देना चाहिए। जिला स्तर पर भी आत्मनिर्भर जिला बनाने की कवायद शुरू हो जाना चाहिए। और ये काम, ये सरकार इस दौर में जो सबको मिलके कैसे हम लोग इस बीमारी से निपटे, कैसे भूखमरी से निपटे, ये विषय नहीं बन रहा है। इसी दौर में आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन है, आंदोलन चल नहीं सकता, तो इसी दौर में आप श्रम कानूनों में आप संशोधन की बात कर रहे हैं। आप 12 घंटा काम कराना चाहते हैं, आप मजदूरी बढ़ाना नहीं चाहते। अरे एक आदमी है, वो 12 घंटा किसे काम करेगा? दूसरे देशों में 4 घंटा काम किया जा रहा है, आप 12 घंटा क्यों से बढ़ा रहे हैं? 8 घंटा से क्यों आप अधिक बढ़ा रहे हैं? 8 घंटा को कैसे 6 घंटा किया जाए, कैसे 4 घंटा किया जाए? 24 घंटा में 6 आदमी को रोजगार दीजिए आप। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी को 1 लाख तनख्वाह मिले, 50,000 तनख्वाह मिले। 6 आदमी को 15,000 रुपया भी न्यूनतम आप देंगे तो 6 लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 परिवार के पास परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ेगा, बाजार चलेगा। और बार बार ये तमाम अर्थशास्त्री सरकार को सुझाव दे रहे हैं, आप लॉकडाउन में पैसा दीजिए मजदूरों के पास, गरीबों के पास। 60% लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन सबको 10,000 रुपया लॉकडाउन भत्ता मिलना चाहिए। 3 महीने का राशन मुफ्त मिलना चाहिए। बहुत सारे गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं, देखते हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है। वो गरीब आदमी है, जीने का कोई जरिया नहीं है, वो बाजार से खरीद रहे हैं। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको तत्काल राशन कार्ड बनाया जाए। और राशन कार्ड में 20 किलो 25 किलो क्यों भाई? गोदाम में लाखों टन अनाज सड़ रहा है, आप क्यों नहीं 1 कुंटल अनाज दे देते हैं? क्यों नहीं 3 महीने का 3 कुंटल अनाज दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं, चावल दे देते हैं, दाल दे दीजिए। आप गरीबों की बात करते हैं खाली वोट के समय। इसलिए हम समझते हैं कि जरूरी हो गया है, अगर बीमारी से निपटना है और भूखमरी से भी लोगों को बचाना है, तो निश्चित रूप से प्रवासी मजदूरों के जो सवाल है उसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और नहीं तो इनका चेहरा, चाहे आप टीवी में कितना ही बोल लीजिए, आपके पक्ष के टीवी कितना ही चिल्लाएं, लेकिन लोग समाज में इस बात को समझ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। 500 रुपया जनधन खाता में आप दे रहे हैं, वो महिलाएं दौड़ रही है, वहां जाकर इतना भीड़ हो जा रहा है कि डांट दे रही है, पुलिस का लाठी है, भाग के चली आ रही है। 3-4 दिन दौड़ने के बाद 500 रुपया मिल रहा है, बड़ा मेहनत से। 500 रुपये का क्या होगा भाई? 500 रुपया कितने दिन चलेगा? तो आप एक तरफ आप जो है 6 साल में लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर देते हैं। अभी आप 68,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिए, लेकिन ये गरीबों को आप पैसा देने में, राशन देने में
बंद कर दीजिए जब तक बीमारी चेकअप ना हो। क्या दिक्कत है? 3 महीना बंद करिए, शारीरिक दूरी बनाइए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस यहाँ समझाने नहीं आती है। आप जाइए तो बाजार एकदम भीड़ चल रहा है, दूरी नहीं है। तमाम देशों में, विश्व के तमाम देशों में, स्वीडन से लेकर तमाम देशों का हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि वहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ है, सब लोग चल रहे हैं, वहाँ शारीरिक दूरी बनाए हुए हैं, होटल भी चल रहा है। और आप सब बंद कर दिए हैं, शारीरिक दूरी का कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई जो है साबुन का इंतजाम नहीं। हमको पता चला कि हमारा किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, ये हाल है। तो आप खाली लॉकडाउन कर दीजिए। WHO का कहीं फरमान नहीं था कि लॉकडाउन कर देना है। WHO ने यह कहा था कि बीमारी को टेस्ट करना है, टेस्ट करना है और ट्रीटमेंट करना है। WHO ने यह कहा। और 130 करोड़ आबादी में कितने लोगों का आपने आज तक अभी तक टेस्ट किया? अभी तक आप अगर चाहे होते सरकार तो प्रवासी मजदूरों के सवाल भी हल होते। प्लानिंग अगर आपके पास रहती कि नहीं, जब 30 जनवरी से WHO कह रहा है कि महामारी है, बीमारी भयानक है, तो आप चाहे होते तो 30 जनवरी से सीरियस हो जाते। फरवरी आते आते आप लोगों का मेंटल मेकअप कर देते और आप कहते कि नहीं भाई, हम मार्च में बंद करेंगे, टोटल बंद हो जाएगा देश, 2-3 महीना के लिए बंद कर देंगे। तो अब जिस मजदूर को जहां जाना था वो चले जाते, स्पेशल ट्रेन चला देते, और उसके बाद जो रह जाते वो राज्य सरकार और आप केंद्र सरकार करते कि उनको खाने की व्यवस्था है कि नहीं, जहां वो रह रहे हो वहां पर शारीरिक दूरी का नियम है कि नहीं, टेस्टिंग का क्या है। इसलिए हम समझते हैं जो हमारे लिए कहा गया था कि 40 से 45 मिनट की बात रखना है, और मोटा मोटी बात हम समझते हैं कि यही है। और इस दौर पूंजीवादी साफ हो चुका है। अगर बीमारी से भी निपटना है, भूखमरी से भी निपटना है, तो वाम जनवादी साथियों का जो सच में जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो उसमें बदलाव चाहते हैं, उनको इन गरीबों को जगाना होगा, प्रवासी मजदूरों से संबंध बनाना होगा और सरकार से ये मांग करना होगा कि केवल हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। इस देश को बड़ा मेहनत से, ये संघर्ष से ये भारत का संविधान बना था, और संविधान के प्रस्तावना में था कि हम भारत के नागरिक, हम भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसमें नहीं था कि हम भारत के हिंदू। इसलिए हिंदू मुस्लिम के बहस से ये पूंजीपतियों का सेवा बंद किया जाए, ये सामंतों का सेवा बंद किया जाए। ये हम सब मिलके देश की आज़ादी की लड़ाई में एक साथ लड़े और फिर हम सब मिलकर इस देश को बचाए, कोरोना से निपटे, शारीरिक दूरी को बनाए, सफाई पर ध्यान दे, और गांव के मजदूर से लेकर प्रवासी मजदूरों के जो सवाल है उस सवाल पर लगातार सरकार को घेरे कि बात से बात नहीं बनेगा। आपको लैंड रिफॉर्म्स करना होगा, आपको इंडस्ट्री खोलना होगा, मनरेगा कानून को प्रभावशाली लागू करना होगा, और अधिक से अधिक रोजगार कैसे आप पैदा कर सकते हैं इस पर सोचना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम तमाम साथी जो हमारे लाइव को देख रहे हैं उन सब साथियों को हम नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम।